तुमने मुझे बताया कि तुम इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो विथ लीगल रीजनिंग एंड कोई तुम्हें हेल्प करने के लिए नहीं है, तो ऑब्वियसली मुझे तो आना ही पड़ता है ना। एंड मैं सोल्यूशन लेके आई हूं, एंड दिस वीडियो इज द स्टार्ट ऑफ दैट सोल्यूशन। दैट इज अ सीरीज जहां पे तुम्हें ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे जो तुम्हारी क्लैट कोचिंग तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ाती है, लेकिन क्लैट में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये वीडियो, इस वीडियो में तुम पढ़ने वाले हो तीन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, second is promissory estoppel, and third is contingent contracts. If you want a second episode to this series, then remember, you have to like this video, you have to subscribe to my channel, and you have to comment whichever topic you want to study, or you have to comment practice if you just want practice sessions. What are you waiting for? Let's start with the class. सो हेलो गाइस, आज हम लोग तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जो आपको आपके क्लैट एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। शायद चिया दीदी ने आपको बता ही दिया होगा ये कैसे वर्क करने वाला है, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है उस पॉइंट पे आपको उसको लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, तभी मैं सेकेंड वीडियो लेके आऊँगा, अदरवाइज हम सेकेंड वीडियो नहीं करेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक इज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। शायद आपने इस चीज़ का नाम सुना होगा और बहुत सारे लोगों को डाउट है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। मैं आपके सारे क्वेश्चन, सारी क्वेरीज को आंसर कर दूंगा पैरेलली। आप इस पूरे के पूरे टॉपिक को 100% समझ जाओगे। इस तरह के टॉपिक्स प्रीवियसली क्लैट में बहुत बार आए हुए हैं और एक्सपेक्टेड है कि फिर से आपको रीअपियर कर सकता है इस तरह का कोई भी टॉपिक, तो इसलिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ विद द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता क्या है। मैं आपको बेसिक्स नहीं बताने वाला हूँ कि क्या ऑफर होता है, क्या प्रॉमिस होता है, उसका कंसिडरेशन क्या होती है, एग्रीमेंट क्या होता है, उन सारी चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। आपको हमेशा याद रखना है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा तीन चीज़ें होती हैं। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो आप मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट 100% करेक्ट है, उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और सारी चीज़ें सही जाएंगी, आपके सारे आंसर सही जाएंगे। फर्स्ट चीज़ जो होती है कॉन्ट्रैक्ट की, जो स्पेशलिटी होती है, उसको कहते हैं हम लोग सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है सारी की सारी चीज़ें जो है प्री डिसाइडेड है, प्री प्लान्ड है, यानी कि अगर लॉस होगा तो कितना लॉस होगा, बेनिफिट होगा तो कितना बेनिफिट होगा, सारी चीजें प्री प्लान्ड मैनर में जब हैं उसको हम लोग कहते हैं सर्टेनिटी। सेकंड चीज होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है दोनों पार्टीज को क्लैरिटी है सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के बीच में। जो पार्टी है वो मेजर है, सारे के सारे लीगल चीजों पे है वो पार्टी बेस्ड। एंड जो थर्ड चीज होती है उसको कहा जाता है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है ये जो पूरी की पूरी सिस्टम होगी ये लीगली बाइंडिंग होगा। तो आपको हर कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ये तीन चीजें चेक करनी है। ये तीन चीजें जो है आपके सारे के सारे एलिमेंट्स को फुलफिल करके रख देंगी एक साथ। तो 1, 2 एंड 3 तीनों चीजें आपको हमेशा अच्छे से चेक करनी है। अब कॉन्ट्रैक्ट जब भी बन जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट की स्पेशलिटी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, आपने शायद रीड किया होगा, अग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, अगर आपने इसको ब्रीच किया तो उस पॉइंट पे आपको पेनल्टी लगेगी। विच मीन्स ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये अब हमारे ऊपर बाइंडिंग हो गया है। बाइंडिंग हो गया है मतलब कि अगर हमने इसको ब्रीच किया तो मुझ पर पेनल्टी लगेगी। तो अब यहाँ पे अगर दो पर्सन, दो पार्टीज, कोई भी दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं, मान लो दो पार्टीज है ए एंड बी, ये एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, तो अब कोई भी सिचुएशन नहीं बनती है कि ये लोग इस कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच कर सकते हैं, जो कि कम्युनिकेशन का पार्ट था, उनके बीच में जो भी बातचीत हुई है। लेकिन यहां पे हमारे पास एक एक्सेप्शन होता है इस चीज का, कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट की सारी के सारी टर्म्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो ऑन स्पॉट। इसी चीज को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वर्क कैसे करता है, क्या होगा, मैं आपको बहुत ही इजी टर्म्स में बता देता हूं। मेरे को लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो अगर ये दो दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की जो भी टर्म्स होंगी वो दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होने वाली हैं। लेकिन अगर एक ऐसी इम्पॉसिबिलिटी आके खड़ी हो जाती है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है जिस सिचुएशन में ए या बी, आइदर ऑफ द पार्टीज, इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उसी चीज को कहा जाता है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर फ्रस्ट्रेशन। अब ये इम्पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। नंबर 1, कोई भी लीगल इम्पॉसिबिलिटी आ जाए। नंबर 2, कोई भी फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी आ जाए, या तो लीगल आएगी या तो फिजिकल फॉर्म ऑफ इम्पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो लीगल फॉर्म ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और फिजिकल फॉर्म ऑफ इम्पॉसिबिलिटी होती क्या है, मैं आपको एक एक एग्जांपल दे देता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। जैसे कि शायद आप लोग को पता होगा, मैं रहने वाला हूं गाजीपुर का। गाजीपुर एक बहुत ही फेमस जगह है। गाजीपुर में पहले ओपीएम का बहुत ज्यादा खेती होती थी, हर घर में ओपीएम उगता था और ओपीएम में ट्रेड करते थे वहां के मोस्टली लोग। तो अब
क्या हुआ जब इंडिया आज़ाद हो गया उसके कुछ वक्त बाद ओपीएम को बैन कर दिया गया और बोल दिया गया कि ओपीएम को उगाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगा। तो अब मान लो एक पर्सन है गाजीपुर में रहने वाला यश, और यश ने डील किया हुआ है आयुष से। तो यश और आयुष एक कॉन्ट्रैक्ट में है कि यश के घर पे जो भी ओपीएम होगा उगेगा वो आयुष को प्रोवाइड करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने जब इसके ऊपर रेगुलेशन लगा दिया, गवर्नमेंट ने इस चीज को बैन कर दिया, तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फुलफिल नहीं हो सकता, ना यश की साइड से ना आयुष की साइड से। अब आयुष यश को प्रेशर नहीं कर सकता है कि तुम ओपीएम मुझे बेचो, ठीक है, या फिर यश आयुष को प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि मैं तुम्हें ओपीएम बेचूंगा और तुम्हें मुझसे खरीदना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इन दोनों के बीच में ये ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो गया। एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग था, लेकिन लीगल क्लॉज की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को हमको अब खत्म करना होगा। अब दूसरा फॉर्म हो जाता है फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है, मान लो टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट होने वाला था, जो कि इंडिया में ना हो तो ही अच्छा है। तो इस कॉन्सर्ट के होने के पहले कॉन्सर्ट हॉल में आग लग गई एक रात पहले, मतलब मैंने ही लगाई होगी। तो अगर आग लग जाती है उस पॉइंट पे टेलर स्विफ्ट अब परफॉर्म नहीं कर सकती है, हम लोग के कान नहीं चलेंगे, कानों से खून नहीं आएगा। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा ये फिर से इम्पॉसिबिलिटी वाले फेज में चला गया। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से इम्पॉसिबिलिटी को कॉज किया गया है और यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होगा। अब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो आपको सारी चीजें पता होंगी इन एंड आउट। तो यहाँ पे जो इम्पॉसिबिलिटी होती है किसी भी सिचुएशन में, वो दो तरीके की इम्पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ इम्पॉसिबिलिटी जो होती है वो होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और कॉन्ट्रैक्ट बनाते ही हमको पता चल गया कि इस चीज को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, तो इनिशियल लेवल पे ही वो चीज इम्पॉसिबल हो गई। ये हो गया टाइप 1। एंड टाइप 2 जो होता है वो होता है सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या फिर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इनमें से कोई भी वर्ड आपको लिखा हुआ आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ये हो गया हम लोग का 2। अब इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि मैं जब एनएलयू गया तो एनएलयू ब्लाइंड डेट थी, तो ब्लाइंड डेट में मुझे एक बहुत अच्छी सी लड़की मिली, फिर मेरे को लगा कि मैं उसके साथ कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लेता हूँ, उसको इंप्रेस कर देता हूँ कैसे भी। जब मैं उसको इंप्रेस करने गया तो मैंने उसको बता दिया कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, और वो भी बहुत इंप्रेस हो गई। अब हम दोनों लॉ स्कूल वाले थे तो हम लोग को लगा कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए, तो उस लड़की ने मेरे को तुरंत बोला कि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया। तो ये जो केस है ये है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का। तो यहाँ पे जब मैंने चांद तारे तोड़ के लाने की बात की, ये हो गई इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमको शुरू से पता है कि ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगी वो चीज़ हो जाएगी इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में पूरा का पूरा केस चला जाएगा। अब उसके बाद फिर जब मैं लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हुआ तो मेरे को एक लड़की पसंद आ गई, तो उस लड़की को मैंने बोला कि मुझसे शादी कर लो। फिर वो लड़की ने भी मेरे को प्रॉमिस कर दिया मैं तुमसे शादी कर लूंगी। हम लोग के बीच में ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल रही थी। फिर जब मैंने उसको बोला कि यार शादी कर लेते हैं, वो मुझसे उसने बोल दिया कि नहीं अब मैं शादी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर मैंने जाके उसके ऊपर केस कर दिया कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही हो। तो फिर लड़की के ऊपर मैंने केस कर दिया। तो केस करने के बाद मुझे पता चला कि वो लड़की जो है वो ऑलरेडी मैरिड है, वो ऑलरेडी शादी कर चुकी है। तो अगर वो लड़की ऑलरेडी शादी कर चुकी है तो मुझसे शादी नहीं कर सकती है अनटिल एंड अनलेस उसका डाइवोर्स ना हो जाए। तो उस केस में ये जो फिर से पूरा का पूरा केस होगा ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में चला जाएगा। हम दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। लॉ रिवर्स यहाँ पे बोलेगा कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। अब सेकंड टाइप पे आते हैं हम लोग। आपको शायद इन दोनों एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा किस तरह से इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी आ गई दोनों सिचुएशंस में। अब आते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी पे। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का शायद मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे चुका है, गाजीपुर एंड ओपीएम की। वहां पे पहले ओपीएम था, अब ओपीएम को किस तरह से बैन कर दिया गया और क्या सिचुएशन हुई। तो गाजीपुर में पहले ओपीएम का ट्रेड हो रहा था, अब नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज, अब मान लो कि मैं एक पर्सन हूं YASH और मैं डील कर रहा हूं इमरान खान से। इमरान खान और मेरा ट्रेड का बिजनेस है। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान में रहता है। हम दोनों का ट्रेड का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। शायद आप लोग को पता होगा एक चीज़ होती है सेंधा नमक। सेंधा नमक जो होता है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान में निकलता है, मिलता है, और वो सिर्फ वर्ल्ड में इकलौती कंट्री है जो उस अमाउंट में सेंधा नमक प्रोड्यूस करती है और उसको इंडिया में लाया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सेंधा नमक, शायद आपको पता होगा। अब मान लो हम दोनों का सेंधा नमक का बिजनेस था। अब क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो गया, गवर्नमेंट्स के बीच में वॉर हो गया जिस तरह का भी चल रहा है। तो हम दोनों का ट्रेड को बंद करने के लिए बोल दिया गवर्नमेंट ने। तो इस पॉइंट पे इमरान खान और यश दोनों ही ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करो, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों इम्पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक थर्ड चीज बता दे रहा हूं कि इम्पॉसिबिलिटी कहां से क्रिएट हो सकती है, क्या क्या सिचुएशंस को आपको ध्यान रखना है जो इम्पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करेगा। यहां पे आपको 3 सिचुएशंस को ध्यान रखना है और आपको मैं 100% गारंटी देता हूं अगर आपने इस पूरी चीज को समझ गए, जितना भी तक मैंने बताया है और जो बताने वाला हूं, तो आपका 100% एग्जाम में आएगा तो सही ही होगा। फर्स्ट तरीका जो होता है वो होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ
सब्जेक्ट मैटर, आप इस बात को याद रखना, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है कि जिस चीज के बारे में बात हो रही थी, जिस चीज के अराउंड बात हो रही थी, वो ही डिस्ट्रॉय हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट था, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे टेलर स्विफ्ट की कॉन्सर्ट होने वाली थी किसी हॉल में, किसी स्टेडियम में, अब वो स्टेडियम ही नहीं रहा, या स्टेडियम में आग लग गई, या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हुई स्टेडियम के साथ, तो उस पॉइंट पे हमको उसको कैंसिल करना होगा। लोगों ने टिकट बाई की थी, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स बने थे, जो उसका ऑर्गेनाइजर था उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बने थे, तो वहां पे डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया। तो पार्टीज क्लीनली इस चीज से निकल सकती हैं। दूसरा होता है कि जो भी पर्सन है उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, या फिर स्लैश वो इंसेन हो जाए। मान लो मैंने और एक दूसरे पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अब हम दोनों में से किसी भी एक पर्सन की डेथ हो गई, या फिर हम में से कोई भी एक पर्सन इंसेन टर्न हो गया, तो उस पॉइंट पे आप कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकते। एंड थर्ड एंड लास्ट, कि किसी भी चीज को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है गवर्नमेंट ने, जो कि पहले लीगल होती थी। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल टिकटॉक भी है। टिकटॉक पहले यूज करना लीगल था। टिकटॉक से रिलेटेड मान लो मैंने किसी की ब्रांड स्पॉन्सरशिप ले ली थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा डांस करता था टिकटॉक में, तो अब लेकिन वो जो ब्रांड स्पॉन्सरशिप है, अब मैं उसको प्रमोट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अब इंडिया में उसको बैन कर दिया गया है। आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड टॉपिक पे, प्रॉमिसरी एस्टॉपल। आपने शायद इस टॉपिक का नाम भी सुना होगा बहुत बार, और ये बहुत बार आपने मॉक में देखा होगा। इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ वर्ड एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब होता है टू स्टॉप समबडी, यानी कि किसी को रोकना, इसको कहा जाता है एस्टॉपल। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, एग्जाम्पल से शायद आप लोग को ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा ये क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है। मान लो एक पर्सन है यश, अब यश डील कर रहा है विद अनदर पर्सन जिसका नाम है भूरा। अब यश एंड भूरा जो है वो नेबर्स हैं। यश ने सोचा कि अभी गणेश जी का वक्त आ रहा है, गणेश जी को रखने का वक्त आ रहा है, गणपति का फेस्टिवल आ रहा है, तो क्यों ना मैं एक पंडाल को ऑर्गेनाइज करूं। तो इस पंडाल को ऑर्गेनाइज करने के लिए यश गया और पूरे के पूरे मोहल्ले वालों से चंदा इसने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो पैसे की जब ये कलेक्शन कर रहा था, तो सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ पैसे दे रहे थे। फिर यश अपने फ्रेंड भूरा के पास गया। भूरा ने बोला कि यार सबसे पैसे कलेक्ट करने की जरूरत क्या है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं पूरी की पूरी चीज को अकेला स्पॉन्सर कर देता हूँ, मैं तेरे को मान लेते हैं हम लोग 5 लाख रुपीस दूंगा, जिसमें पूरा का पूरा काम अच्छे से हो जाएगा, बहुत स्मूदर मैनर में हो जाएगा। तो यश ने बोला ठीक है। तो यश ने इसके बाद फर्दर कोई भी पैसा कलेक्ट करना बंद कर दिया, और यश ने पंडाल के लिए जाके उसने मूर्ति खरीद लिया, उसने सारे के सारे लाइटिंग वालों को अरेंज कर दिया, लाइटिंग का उसने बिल्स ले लिए, सारे उसका सारा लाइटिंग का पेमेंट कर दिया, और इस तरह की मल्टीपल चीज़ें और भी कर लिया जो पंडाल लगाने के लिए चाहिए होती हैं। आपने शायद गणेश जी का पंडाल देखा होगा, उसमें बहुत सारा तैयारी सारी चीज़ें करते हैं, दुर्गा जी में करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कर ली। उसके बाद जब यश गया कि अब तो भाई पैसे दे दो, अब तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं दुर्गा जी का या गणेश जी को बैठने में, तो उस वक्त पे भूरा बोलता है यार अब मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। अब भूरा ने कंप्लीटली मना कर दिया, बोल दिया कि मैं नहीं दे पाऊंगा, अब तो पैसे नहीं हो पाएंगे। इस पॉइंट पे यश जो है अगर चाहे तो डायरेक्टली केस कर सकता है भूरा पे इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब कोर्ट जो है वो ये डिक्लेयर करेगा यहाँ पे, कोर्ट पे मतलब ये एक पूरा ऑफिशियल तरीके से लीगल चीज है ये, कि इस केस में कोर्ट को यश जाके अगर ये बोलता है कि मैंने एक्ट किया ऑन द प्रॉमिस ऑफ भूरा, कि भूरा ने मुझे एक चीज प्रॉमिस की थी जिसके बिहाफ पे मैंने एक्ट किया और मैंने सारे के सारे खर्चे किए, उस पॉइंट पे कोर्ट जो होगा वो एक प्रिंसिपल लगाएगा जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब होता है कि हमको सारे के सारे लोगों को एक पर्टिकुलर लेवल पे लाना चाहिए और हमें किसी का नुकसान नहीं होने देना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि यश का नुकसान हो रहा है और यश तो बाकी लोग से चंदा कलेक्ट करता, अगर भूरा उसको प्रॉमिस नहीं करता तो वो अपने लेवल पे अरेंज करता चीजें, लेकिन भूरा ने प्रॉमिस किया इसलिए यश एक्ट किया। तो इस इक्विटी के प्रिंसिपल को लगाते हुए कोर्ट बोलेगा कि भूरा को यश को कॉम्पेंसेट करना चाहिए, जितना भी पैसा उसने प्रॉमिस किया था वो एग्जैक्टली प्रॉमिस्ड मनी उसको देना होगा, प्लस जो भी उसने और उसको परेशानी हुई वो कॉम्पेंसेशन भी देना होगा भूरा को, यश को। तो अगर अब तुम्हारा एक दोस्त है, मान लो यश, और यहाँ पे उसका फ्रेंड है आयुष, तो अब अगर यश आयुष को बोलता है कि भाई आज तू पैसे दे दे, हम लोग जो खाने जा रहे हैं पिज्जा, डोमिनोज में पिज्जा, तो उस पिज्जा के पैसे आज दे दे, मैं कल दे दूंगा तेरे को, ठीक है। अब इस प्रॉमिस पे अगर आयुष यश को पिज्जा खिला देता है, दोनों पिज्जा को एंजॉय करते हैं, और यश ने क्या बोला था, मैं 50% पैसे दे दूंगा इस पिज्जा के, अब कल को अगर यश बोल देता है कि यार नहीं दे रहा, मैं जा जो करना है कर ले, तो उस पॉइंट पे आयुष केस कर सकता है यश पे कि भाई तुमको ये पैसे देने पड़ेंगे, 50% अमाउंट देना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं देते हो तो मैं कोर्ट जा सकता हूं। कोर्ट यूज करेगा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को और उसको यूज करते हुए बोलेगा कि भाई पैसे दो और मामला खत्म करो। ये जो होता है ये प्रिंसिपल, ये बेसिक आपको शायद पता होगा, आपने पढ़ा होगा, उबी जस इबी रेमेडियम,
एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। इसका मीनिंग होता है वेयर देयर इज अ राइट, वेयर देयर इज ए राइट, मैं आप सब लोगों के लिए लिख दे रहा हूं, देयर इज ए रेमेडी। आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना है और याद रखना है कि जहां पे भी अधिकार होगा, तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि आयुष ने पिज्जा क्यों खिलाया यश को। आयुष का पिज्जा खिलाने का रीजन ये था कि 50% पैसे देने को यश बोला था। तो अब अगर यश उस बात से मुकरता है, मना करता है, उस पॉइंट पे आयुष अपने पैसे को रिकवर कर सकता है, क्योंकि आयुष का राइट है। तो राइट है तो उसको रेमेडी मिलनी चाहिए। रेमेडी का मतलब होता है उपचार, तो उसको वहां पे उपचार मिलना चाहिए, उस चीज का सोल्यूशन मिलना चाहिए। तो ये था हम लोग का सेकंड टॉपिक। इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग मूव करते हैं थर्ड टॉपिक पे। कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, शायद आपने ये तो 100% मॉक्स में दिया होगा और बहुत बार गलत किया होगा। इसके साथ पैरेलली एक और चीज होती है जिसको कहा जाता है वेजरिंग अग्रीमेंट। वेजरिंग अग्रीमेंट आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा और मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग को ये क्लास सही लगी कि नहीं। अगर सही लगी तो लिख देना कॉमेंट्स में, कुछ भी अच्छा सा लिख देना, तो मतलब मेरे को भी मोटिवेशन रहेगी सेकंड क्लास लाने की, नहीं तो फिर ये लास्ट क्लास है। तो सेकंड हो गया हम लोग का कॉन्टेंजेंट, थर्ड टॉपिक हो गया कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक के वक्त पे बताया था, कहीं पे भी आपको वर्ड दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट तो आपको तीन चीजें याद रखनी है। मतलब जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ये आपको हमेशा लॉ स्कूल में भी काम आएगा, आप इस चीज को याद रखना। फर्स्ट इज सर्टेनिटी, सेकेंड इज कम्युनिकेशन एंड थर्ड इज कमिटमेंट। तो ये तीन चीजें हैं जिन पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। ये तीनों चीजें मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल एक एब्सोल्यूट चीज बना देती हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अब ये अनब्रेकेबल है, ये फाइनल है, जो लिख दिया वही होगा। फ्रस्ट्रेशन इसका फर्स्ट एक्सेप्शन था, लेकिन यहां पे मैं आपको एक और तरीके का एक्सेप्शन दिखाऊंगा। ये है, यहां पे सर्टेनिटी ब्रीच होगी। सर्टेनिटी का मतलब है कि चीज होगी कि नहीं होगी वो डिपेंडेंट है एक दूसरी चीज पे। अगेन एग्जाम्पल पे जाते हैं हम लोग, या मैं पहले आपको एक थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। आपको याद रखना है कहीं पे भी कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखा रहेगा तो वहां पे 2 इवेंट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे होंगे हमेशा 2 इवेंट्स। 2 इवेंट्स का मतलब होता है एक इवेंट ये हो गया, एक इवेंट ये हो गया। फर्स्ट इवेंट को हम लोग कहेंगे प्राइमरी इवेंट, सेकेंड इवेंट को कहेंगे सेकेंडरी इवेंट। अब प्राइमरी इवेंट जो है ये हमारा मेन गोल है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया है? इस चीज को अचीव करने के लिए। लेकिन इस चीज को हम तभी कर सकते हैं जब ये चीज हो या ना हो, यानी कि इसका होना या हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट है कि ये चीज होगी कि नहीं। समझ गए होगे शायद। अब मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। सेकेंडरी इवेंट, अच्छा सामने सामने करते हैं हम लोग तो ईजियर रहेगा तुम लोग के लिए समझना। यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पहले एक सेकेंडरी इवेंट और प्राइमरी इवेंट। हमने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो जब भी हम लोग एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर मेरा एक्सीडेंट होगा तो मेरे को पैसे मिल जाए, मेरी गाड़ी ठीक करने के, मेरा इलाज करने के, या फिर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी फैमिली वालों को पैसा मिल जाए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेट मनी। ठीक है, जो मैंने मनी सेव किया है या मैंने मनी पे किया है वो मेरे को पैसा मिल जाए। दिस इज माई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फुलफिल कैसे होगा? जब मेरा एक्सीडेंट होगा। मान लो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, एक ही एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, इजियर हो जाएगा समझना। तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है तो यहां पे सेकेंडरी इवेंट अगर होगा, यानी कि इसके हैपनिंग पे डिपेंडेंट है प्राइमरी इवेंट। सेम चीज एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सामने। मान लो एक पर्सन है यश। यश क्या हुआ, एक बैंक के पास गया और बैंक से उसने लोन के लिए अप्लाई किया। तो जब यश ने लोन के लिए अप्लाई किया तो बैंक ने उसको बोला कि अगर यश जो है बहुत बड़ा ट्रेडर है, मान लो, मतलब उसका बहुत ही करोड़ों का काम है, अडानी अंबानी से थोड़ा सा बड़ा है, तो यश का जो करोड़ों का काम है उसमें बैंक ने बोला कि हम लोन तब देंगे तुमको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए जब तुम्हारी शिप जो कि लंदन गई हुई है वो वापस इंडिया आ जाएगी, इंडिया के डॉकयार्ड पे लग जाएगी मुंबई में, तब हम तुमको नेक्स्ट बिजनेस के लिए लोन देंगे। अब मेरा मेन गोल क्या है? मेरा प्राइमरी इवेंट क्या है? मेरा प्राइमरी इवेंट है यहाँ पे, प्राइमरी गोल है मेरा यहाँ पे टू गेट लोन। मेरे को लोन कब मिलेगा? जब मेरी शिप यहाँ पे आ जाएगी। तो मेरा सेकेंडरी इवेंट क्या हो गया? सेकेंडरी इवेंट हो गया कि इंडिया आएगी शिप, तब मेरे को मिलेगा लोन। तो अब ये दोनों इवेंट्स कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं शायद आपको समझ आ रहा होगा। इंडिया में, वर्ल्ड में जितनी भी इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, सारी की सारी चीजें इसी कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मूला पे रन होती हैं। कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ या फिर इंश्योरेंस के साथ आपको एक और जगह पे एग्जाम्पल दिया होगा, जहां से भी, जैसे भी आपने अभी तक पढ़ा है कि इंश्योरेंस पे इंडेमनिटी भी लगती है। याद रखना, इंश्योरेंस को बनाने के लिए इंडेमनिटी प्लस कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट लगता है।
कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बिना इंडेमनिटी वर्क नहीं कर सकती इंश्योरेंस वाली। तो इंश्योरेंस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट प्लस इंडेमनिटी का क्वेश्चन होगा। इंडेमनिटी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और तुम लोग चाहो तो तुम लोग लाइक करो तो, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो आई होप तुम लोग को ये बात समझ आ गई होगी। मैं एक बेसिक सा समरी दे रहा हूँ टॉपिक का। सबसे पहले होगा सेकेंडरी इवेंट। इस सेकेंडरी इवेंट के होने से हमारा प्राइमरी इवेंट हो जाएगा, और ये प्राइमरी इवेंट ही हमारा मेन गोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तुमको इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में इस चीज़ को बहुत बार आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी इवेंट क्या था, और उसी बेसिस पे हमारा आंसर निकलता है। और कुछ क्लासेस भी आप लोगों के लिए अपलोडेड हैं, अगर आप देखना चाहो तो, जहाँ पे हम लोगों ने लीगल रीजनिंग को सॉल्व किया है। ये दोनों वीडियोज़ हैं आपके लिए, तो इनको भी आप प्ले करके देख सकते हो। फर्दर आप बैच चेक कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और बाकी अगर कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के टॉपिक्स पढ़ने हैं तो टॉपिक्स को भी मेंशन कर दो कमेंट्स में, तो हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ में ले आएंगे। और अपकमिंग वीडियोज़ में मैं बाकी सारे के सारे जो लीगल के सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको भी कवर कर दूंगा। फर्दर जो दूसरा चैनल है, उस चैनल पर जाकर आप जीके की प्लेलिस्ट भी देख सकते हो।